हेलो व्यूअर्स, लूम सोलर के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल और आज हम आए हैं फरीदाबाद से सटे मानगढ़ में, खूबसूरत अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है जो। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये कोई कस्टमर रिव्यू वीडियो नहीं है। यहाँ हम आए हैं अपने इंजीनियर के साथ साइट सर्वे करने कि हमारा सोलर जो है कैसे बेटर हो सकता है, क्या सूटेबल है। जो पीछे आप साइट देख सकते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आसपास का एरिया जो है उसके लिए कौन सा सिस्टम किस तरीके से बेस्ट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो व्यूअर्स आइए आज हम अपने साइट इंजीनियर से पता करेंगे कि कैसे हम अपने अंडर कंस्ट्रक्शन वाले फार्म हाउस के लिए बेस्ट सोलर सोल्यूशन लगा सकते हैं। तो मिलते हैं आकाश जी से, हमारे लूम सोलर के साइट इंजीनियर। आकाश जी तैयार हैं? साइट तैयार हैं, चलते हैं। सबसे पहले इसके रूफ से इसका सर्वे स्टार्ट करते हैं। पहले रूफ पे स्पेस देखते हैं, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट हम इस पे सारे सर्वे करेंगे जो कि कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो चलते हैं। तो व्यूअर्स हम लोग हमारे कस्टमर की छत पे आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे साइट इंजीनियर मिस्टर आकाश हैं। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइट विजिट क्यों ज़रूरी है, या साइट विजिट कह लें, इंजीनियर विजिट कह लें, ये क्यों ज़रूरी है? जब आप सोलर सिस्टम लगाने का प्लान करते हैं तो इसमें एक आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इतने अच्छे अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर आपको प्रॉपर जनरेशन ना मिले, आपकी वायरिंग ओपन हो या काम में फिनिशिंग ना हो, आपका जो प्लान है वो वर्कआउट ना हो, या जो आपने ओरिएंटेशन देखा है, पैनल फिक्सिंग के लिए स्पेस देखा, वो यूटिलाइज ना हो पाए, मीन्स कुल मिला के जो आपकी प्लानिंग है वो फुलफिल ना हो पाए, तो वो वेस्ट है इतना अमाउंट भी इन्वेस्ट करने के बाद। तो इससे बेटर ऑप्शन यही है कि आप एक साइट सर्वे कराएं, एक इंजीनियर विजिट कराएं, जिसमें वो आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन देंगे, आपको एक परफेक्ट सोलर सिस्टम सजेस्ट करेंगे जो आपके बजट के अकॉर्डिंग भी होगा, आपके रूफ के अकॉर्डिंग होगा और आपके लोड के अकॉर्डिंग होगा। जो कि जैसा कि आप जानते हो सोलर सिस्टम 1-2 साल के लिए नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल ड्यूरेबल होता है, 20 से 25 साल हर कंपनी क्लेम करती है। तो उतने टाइम तक वो सिस्टम सर्वाइव करे, वो आपका प्रोडक्शन दे। तो इन सभी चीज़ों को देख करके हमें ये चीज़ें करानी चाहिए। तो आकाश जी जैसे आपने बताया कि हमारी जो साइट सर्वे या फिर इंजीनियर विजिट होती है वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो एक्चुअली में ये परफेक्ट सॉल्यूशन सीक आउट कौन कर रहा है और किस किस तरीके के आपको कस्टमर्स मिले जिन्होंने आपको साइट विजिट के लिए कहा है? साइट विजिट के लिए देखिए, एक होते हैं जो हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर पर्सन अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है तो उसको आइडिया नहीं होता है कहाँ लगाना है, और वही एक बेस्ट टाइम होता है या आप कह सकते हैं एक बेस्ट पीरियड होता है जिस टाइम वो अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करे तो उसको एक अच्छा परफेक्ट सिस्टम मिल सकता है। तो बेटर यही है, अगर हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है उस टाइम आप साइट सर्वे कराएं। अदरवाइज आपका कंस्ट्रक्टेड हाउस भी है तो उसमें भी आप करा सकते हो, उसके अंदर भी आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आकाश जी आपने जैसे बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन हो आपका घर या फिर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी या फिर कंस्ट्रक्टेड हो, आप साइट सर्वे करवा सकते हैं। तो आज की ये जो साइट सर्वे है अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हमारे फार्म हाउस में, इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले हम स्पेस एनालाइज करेंगे, कितना स्पेस अवेलेबल है, कहाँ कहाँ हम सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ देख सकते हो हमारे पास एक स्पेस ये है, ग्राउंड है जो कि पार्किंग बनाने जा रहे हैं। एक स्पेस जहाँ पे हम खड़े हैं ये रूफ और पे एक स्पेस और है हमारे पास इसमें जो कि हम अभी दिखाते हैं। इन तीनों को सबसे पहले स्पेस एनालाइज करेंगे, कितना बड़ा सिस्टम लगा सकते हैं, कितने पैनल्स लगा सकते हैं। देन इसके बाद हम इसका वायरिंग रूट्स देखेंगे, कहाँ कहाँ से हम वायर को अपने ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कहाँ से हम अपने इन्वर्टर को सप्लाई दे सकते हैं। सेकंड वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें लोड स्टडी करेंगे। लोड स्टडी में जो भी इनका सोलर सिस्टम लगना है, किस लोड के लिए हम लगा रहे हैं या फिर मतलब उस पर क्या क्या इन्हें लोड रन करना है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड है। थर्ड में हम लोड स्टडी करेंगे। लोड स्टडी करने के बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानेंगे, ठीक है, और उनका पर्पस जानेंगे। देन आफ्टर दैट हम उन्हें एक सॉल्यूशन देंगे जो कि उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो थैंक यू आकाश जी, आपने इतना डिटेल्ड वैसे ही एनालिसिस दे दिया है। तो व्यूअर्स आइए हम इस साइट सर्वे की शुरुआत करते हैं आकाश जी के साथ, जो हमें इन डेप्थ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। हमने इस रूफ का मेज़रमेंट किया है
कि कितने पैनल लगा सकते हैं। तो इस रूफ़ का हमें मेज़रमेंट मिला है, इसकी लंबाई मिली है 15 मीटर और चौड़ाई है लगभग 10 मीटर। तो देखिए स्पेस तो हमारे पास अच्छा खासा अवेलेबल है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप कौन सा स्पेस किस लिए यूज़ कर रहे हो और किस स्पेस को आप सेव करना चाह रहे हो अपने यूज़ के लिए। तो जैसे मैंने बताया हमारे पास यहाँ पे 3 स्पेस अवेलेबल है, तो हम इसमें इस टाइप से स्पेस को यूज़ करेंगे जो कि इनका बिजी स्पेस है, जहाँ पे पहले से ही कुछ है या रेगुलर यूज़ होता है, ठीक है, जो कि मतलब ऑक्यूपाई रहता है हमेशा स्पेस, ताकि पैनल वहाँ पे फिक्स हो जाए और वो उनका स्पेस भी यूटिलाइज होता रहे, मतलब मल्टीपर्पज़ में यूज़ होता रहे। तो सबसे पहले इस रूफ़ की बात करते हैं। तो हम इस रूफ़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सोलर पैनल लगाने के लिए। ऐसा क्यों? देखिए ये इनकी क्लियर रूफ़ है, ये इसको विंटर में या समर में इसको बाहर यूज़ कर सकते हैं, तो इस रूफ़ को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे कि कस्टमर से स्टार्टिंग में बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे हमें कि जो उनका पार्किंग का स्पेस है वो यूटिलाइज कर सके, और या फिर इनके ये टैंक है इसके लिए ये शैडो बनाना चाहते हैं, तो हम अपने पैनल से इसको शैडो प्रोवाइड करा दें तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। तो हम इस चीज़ पे ही मीन्स हम इनके इन स्पेस को ही यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि ये मल्टीपर्पज़ में यूज़ हो सके। ठीक है। तो जैसे हमने इस टैंक का मेज़रमेंट लिया, देखिए सबसे पहले आपको ना आपके स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे फिट होगा या नहीं होगा, या कस्टमाइज़ करना है, तो उसके लिए आपको इसका मेज़रमेंट लेना होगा। तो जैसे कि हमने इसका मेज़रमेंट लिया, हमने इस पाइप को भी कवर किया, तो इस पाइप से लेके उस पाइप तक 5 मीटर की लेंथ है, और इसकी विड्थ की बात करें तो वो 2.5 मीटर है। ठीक है। दूसरी इसकी हाइट भी हमने ली है, क्योंकि अगर हमें इसको शैडो देना है तो इस टैंक के ऊपर पैनल आने चाहिए, तो इसकी हाइट 1.8 मीटर है। ठीक है। अब हमें जैसे कि आप पैनल के डायमेंशन जानते हो, जनरली पैनल 1/2 मीटर्स के होते हैं, तो आप पैनल को उस टाइप से अरेंज कर सकते हो कि ये शैडो आ जाए। तो अगर हम इसके ऊपर पैनल लगाते हैं तो मल्टीपर्पज़ में यूज़ हो जाएंगे। एक तो ये स्पेस इनका हमेशा ऑक्यूपाई रहता है, ठीक है, जो कि कभी यूटिलाइज नहीं करते, ये सिर्फ फिक्स है टैंक के लिए। बिल्कुल। अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो इनके टैंक के लिए शैडो का काम कर जाएगा, जो कि गर्मियों में इनका पानी गर्म नहीं होगा, और बाकी के स्पेस हमारे सेफ बच गए। और दूसरी चीज़ सबसे हाईएस्ट है, अगर आसपास इनके घर भी बनते हैं तो यहाँ पे शैडो आने के चांसेस नहीं है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे कि हमने स्पेस देख ली, ये सारी चीज़ें देख ली, अब आपको डायरेक्शन भी देखना है। तो लेंथ और विड्थ हमें मिल गई। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि इस रूफ़ का फेस जो है वो प्रॉपर साउथ है, तो ये हमारे लिए एक और बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं साउथ डायरेक्शन में पैनल हमें मैक्सिमम जनरेशन देता है। हमेशा हमें पैनल साउथ फेसिंग ही रखने चाहिए, और उसका भी आप रीज़न जानते ही हैं, क्योंकि जो सन का रोटेशन होता है जी वो ईस्ट, साउथ, देन नॉर्थ होता है, तो तीनों डायरेक्शन की इस पे सनलाइट मिले, तो यही एक रीज़न होता है कि हम इसका फेस साउथ में रखते हैं। तो इस रूफ़ के सर्वे से हमें 2 चीज़ें मिल गई। एक, हमें ये स्पेस यूटिलाइज करना है, हमने इसकी मेज़रमेंट ले ली, मीन्स हमें उस पैनल की मिनिमम हाइट 1.8 मीटर से ज़्यादा रखनी है, मीन्स 2 मीटर तक रखनी है। ठीक है। तीसरा, हमें सोलर का टिल्ट एंगल भी मिल गया, जो कि हमें साउथ फेस मिल गया जी, जो कि उसकी जनरेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। ओके। तो इस रूफ सर्वे से हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए। अब इसके बाद चल के हम नेक्स्ट चीज़ों पे मूव करते हैं। सबसे पहले वायर की रूटिंग देखेंगे जी, या कहाँ से हम वायर डाल सकते हैं। तो जैसे इस रूफ का सर्वे किया मैंने, तो मुझे एक पॉइंट मिला, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनके टीवी केबल, डिश केबल्स के लिए पाइप ऑलरेडी डली हुई है जी, जिसमें मैंने देखा कि एक पॉइंट खाली है। तो इनके इलेक्ट्रीशियन से मैंने बात किया, तो इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि ये पॉइंट हमारे मेन बोर्ड तक अवेलेबल है। ठीक है। मीन्स एक और हमें बेस्ट वे मिल गया, हम ओपन वायर डालेंगे, उससे बेटर है इनके घर का लुक खराब ना हो, तो इस कंडुएट पाइप को हम यूज़ करें। तो आकाश जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने इलेक्ट्रीशियन से बात करी थी कि कंडुएट पाइप के थ्रू आप वायरिंग सारी कर सकें। हाँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का घर ऑलरेडी बन चुका है, तो उस केस में आप वायरिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, उस केस में क्या है, हमें वायरिंग को शॉर्टर लेंथ प्रोवाइड करानी होती है, जिससे कि पावर लॉसेस भी ना हो। इसका लोड स्टडी या फिर जब वायरिंग करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो एक कोई सिंपल वे, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, अगर ये पहले से बना होता, अगर हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, जो कि जैसे आप बोल रहे हो कंस्ट्रक्टेड हाउस की, तो वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती जी। फिर हम इसके साइड से पॉइंट देखते, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो अदर पाइप है, तो आउटसाइड से हम इसको
विद द हेल्प ऑफ कंडुइट या फिर जो सॉफ्ट पाइप होती हम उसके थ्रू वायर्स को मेन ग्रिड तक या इन्वर्टर तक एक्सटर्नली, हाँ ठीक है, एक्सटर्नली, लेकिन उसको कवर करके बाय द हेल्प ऑफ कंडुइट या फिर सॉफ्ट पाइप के थ्रू। तो आकाश जी, हम लोगों ने रूफटॉप का तो सर्वे कर लिया, आपने सारा एरिया कैलकुलेशन बता दिया। मेरे को याद है आपने लोड कैलकुलेशन की बात करी थी। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे ये प्रॉपर्टी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके अंदर आप लोड को कैसे डिटरमिन करेंगे? देखिए यहाँ पे लोड है नहीं, अगर रनिंग लोड होता तो हम बाय द हेल्प ऑफ क्लैंप मीटर हम लोड कैलकुलेट कर लेते। जैसे मेरे को पीछे एक टीवी दिख पा रहा है, हाँ, तो बाकी इनसे क्या है, हम इनसे एक आइडिया ले लेंगे कि आप क्या क्या यहाँ पे लगाना चाह रहे हो। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इनका कोई प्लान नहीं होगा, प्लान होगा। जैसे कि डिस्कस किया था तो इन्होंने बताया था कि इन्हें 2 AC यूज़ करने हैं, बाकी इनका समरसीबल पंप होगा और कुछ फैंस होंगे, लाइट्स होंगे, तो उनसे हम इनका लोड कैलकुलेशन कर लें। ठीक है। तो आकाश जी, जैसे आपने बताया कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है तो आप जो प्रॉपर्टी ओनर है उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि ये कंस्ट्रक्टेड होम होता तो आप इसका कैसे करते? देखिए इसके लिए ना हमारे पास क्या है, ये DC क्लैंप मीटर है, ठीक है, इसमें AC और DC दोनों करंट मेजर कर लेते हैं जी। आपको पता है एक नॉर्मल घर में 230 वोल्ट AC आता है, बिल्कुल बिल्कुल वोल्ट आता है, बिल्कुल। इससे हम क्या करेंगे, इनका करंट मेजर करेंगे और उस करंट के अकॉर्डिंग इनका लोड पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है जिसके अंदर पहले से ही है, उनके हम रनिंग लोड चलवाएंगे। ठीक है। इसमें लोड्स में आपके 2 आते हैं, एक तो रनिंग लोड होता है और एक नॉन रनिंग होता है, जो कि जैसे आपका समरसीबल 10 मिनट के लिए चलता है, 5 मिनट के लिए चलता है, मिक्सी ग्राइंडर 2 मिनट के लिए चलता है, तो इसको रनिंग लोड में कैलकुलेट नहीं किया जाता। रनिंग लोड वो है जो आपके 8 घंटे चल रहे हैं, 5 घंटे चल रहे हैं, जो कंटिन्यूस चलते हैं। ठीक है। तो जो सिस्टम हमेशा डिजाइन किया जाता है या डिसाइड किया जाता है वो हमेशा रनिंग लोड के ऊपर किया जाता है। ठीक है। तो हम कस्टमर को बोलेंगे आप अपना रनिंग लोड ऑन कीजिए, जो भी उनका रनिंग लोड होगा वो चलाएंगे। एक तो हर घर में एक AC डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स लगा होता है, इसमें आपका ग्रिड से मेन पॉइंट आया होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपका ये क्लैंप मीटर जो है आप इसको AC करंट पे सेट कीजिए और जो इसकी लाइन वाली वायर है जो आपकी ग्रिड से आई है आप उसके ऊपर कनेक्ट कर दोगे, आपको करंट की रीडिंग दे देगा, उससे आपको लोड पता चल जाएगा। ठीक है। जैसे ये 10 एम्पियर्स करंट दे रहा है और आपको पता है ये ग्रिड का 220 वोल्ट 230 वोल्ट आता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे मीन्स आपका 2.2 किलोवाट इतना आपका रनिंग लोड है। तो अब जो आपने सिस्टम डिजाइन करना है 2.2 किलोवाट्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करना। ओके ओके ओके। तो आकाश जी, आपने जैसे लोड के कैलकुलेशन के बारे में बताया, मेरा अगला सवाल ये है कि ठीक है हम लोगों को सोलर सिस्टम लगाना है, लेकिन हम ये कैसे डिटरमिन करें कि हमारे घर के लिए या हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कौन सा टाइप का सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा? देखिए ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक तो आपके लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, और दूसरा आपकी पावर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे कितना पावर कट है या कितने टाइम तक पावर रहता है। इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि आपका पर्पस क्या है, मीन्स आप किस पर्पस के लिए लगा रहे हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना है या फिर आपको बैकअप चाहिए। ओके। इन 4 पॉइंट के बेसिस पे हम सिस्टम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा लगाना है। ठीक है। तो आकाश जी, जो हमारे कस्टमर हैं उनका आपने किस तरीके का सोलर प्लांट रेकमेंड करा है कि उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उनके यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा सोलर सिस्टम उनके लिए बेस्ट रहेगा? देखिए सोलर सिस्टम का इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होती है और काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती है, तो इनका कुछ फ्यूचर प्लान्स भी है कि इनका जो 500 वाट का लोड है ये 500 वाट का नहीं रहेगा। फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, मे भी जब लगा ही रहे हैं तो कभी AC भी उसके ऊपर एक AC चला सकते हैं। तो इनके एक AC को ध्यान में रखते हुए हमने 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड विथ लिथियम बैटरी का सिस्टम इनके लिए डिज़ाइन किया है। ओके। और इस लिथियम बैटरी के बारे में जैसे आपने बताया, तो आपने लिथियम बैटरी क्यों सजेस्ट करी, आपने लेड एसिड बैटरी इसमें सजेस्ट क्यों नहीं करी? देखिए एक टेक्निकल पॉइंट पे जाते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हो जो लेड एसिड बैटरीज होती है, नई बैटरीज की इफिशियंसी बहुत कम होती है, नई बैटरीज की ही आपको 80% तक इफिशियंसी मिलती है, जैसे वो पुरानी होती चली जाती है वो और कम हो जाती है, इफिशियंसी और कम होती है। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जब आप लेड एसिड बैटरी मल्टीपल यूज़ करते हैं, जैसे 4 बैटरी 6 बैटरी या 8 बैटरीज यूज़ करते हैं, तो अगर अब
जैसे कि आपकी एक बैटरी का बैकअप अफेक्ट हो जाता है या एक बैटरी आपकी ख़राब हो जाती है तो आपके ओवरऑल बैकअप को अफेक्ट कर देती है, जो कि बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते ही हमने लिथियम बैटरी सजेस्ट किया, क्योंकि लिथियम बैटरी एक 5 किलोवाट की सिंगल बैटरी है। दूसरी इसकी इफिशियंसी 95% है, जो कि आपका टाइम के साथ मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं है कि लेड एसिड बैटरी नए में 80% दे रही है, एक साल बाद ही उसका 60% पहुंच गया। तो लिथियम बैटरीज के साथ ऐसा नहीं है। दूसरी इसकी ड्यूरेबिलिटी, आपका लेड एसिड बैटरी की लाइफ कितनी होती है? 3 से 5 साल होती है। लिथियम बैटरीज की इसकी ऑलमोस्ट डबल होती है, इसलिए हमने लिथियम बैटरी सजेस्ट किया। ओके, तो आकाश जी आपने जैसे बताया कि 5 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी आपने सजेस्ट करी है, थोड़ा सा उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे? देखिए 5 किलोवाट में हमारी लूम सोलर की कैमल बैटरी है जो 100 AH 48 वोल्ट में है। ओके, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो इन्वर्टर है वो भी 5 kVA में है, जो कि 48 वोल्ट का है। तो उस इन्वर्टर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही हम कैमल बैटरी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आकाश जी जैसे हमारे कस्टमर ने आपको साइट सर्वे के लिए बुलाया, उस केस में क्या होता कि अगर उन्होंने साइट सर्वे ना कराया होता और उन्होंने डायरेक्टली जो अपना सोलर सिस्टम है उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया होता, तो उनको क्या क्या दिक्कत आ सकती थी? देखिए सबसे पहली दिक्कत तो यही आती कि जैसे कि उन्होंने बताया था मुझे टैंक का स्पेस यूटिलाइज़ करना है एज अ शैडो। कंपनी से या जिस भी वेंडर से वो परचेज कर रहे हैं वो उनको एक जनरल स्ट्रक्चर दे देता जो कि वहाँ पे फिट नहीं होता, तो वो उनका एक वेस्ट ऑफ मनी गया स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ओके। दूसरा क्या है, अगर हमने स्पेस नहीं देखा होता तो जो भी इंस्टॉलर होते वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि इसके ऊपर आप देख रहे हो 2 फ्लोर है जी, टॉप पे लगाने की बात कर रहे थे, वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग 2nd फ्लोर पे ही लगा करके वो चले जाते। ओके। तो आपका पूरा रूफ का शेप बिगड़ जाता, मीन्स उसका यूटिलाइजेशन खत्म हो जाता, वो एक स्पेस रिजर्व हो जाता सोलर पैनल के लिए, जो कि वो अच्छा नहीं होता आप कस्टमर के लिए। दूसरा हमने जो वायरिंग की बात की है, तो जैसे कि एक अगर कस्टमर किसी वेंडर को ऑर्डर प्लेस करते या कंपनी को प्लेस करते तो वो क्या है एक वायर भी स्टैंडर्ड साइज़ की दे देती, क्योंकि उनको रूफ का लेंथ का आइडिया नहीं है कि सोलर पैनल से ग्रिड तक कितनी वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो एट अ टाइम इंस्टॉलेशन के अगर वायर शॉर्ट हो जाती तो ये एक आपका काम होल्ड हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। या फिर अगर वो आपको क्या है डबल लेंथ की वायर दे दे जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपका ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमें साइट सर्वे कराना चाहिए, जिससे कि एग्जैक्ट हमें एस्टिमेट या आइडिया मिले। तो आकाश जी आपने इस चीज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स तो गिनवा दिए। अब मेरा अगला सवाल ये है कि आप बिकॉज आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे काम करते हैं, आप सोलर पैनल इंस्टॉल भी करते हैं, साइट विजिट भी करते हैं, तो आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। तो ये जब कोई इंसान साइट विजिट बुक करता है तो क्या उसके कोई चार्जेस होते हैं? हाँ, डेफिनेटली इसके लिए एक चार्ज है जो कि 1000 रुपीज़ लूम सोलर चार्ज करती है। ओके। लेकिन जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे हमने उनको सारी प्राइसिंग दे दी, सारे एस्टिमेट दे दिए, सारे आइडियाज़ दे दिए, सारी पॉसिबिलिटीज़ दे दी कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन उनको दे दिया। इसके बाद वो जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये मैटर नहीं करता उनका ऑर्डर कितने का है, मे बी वो लो प्राइस का भी हो सकता है, हाई प्राइस का भी हो सकता है, तो वो 1000 रुपीज़ उनके उस ऑर्डर के अंदर एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो एक तरीके से वो 1000 रुपये हमें वापस मिल रहे हैं, वो हम कस्टमर को वापस एक दूसरे वे में पे कर दे रहे हैं। ओके ओके ओके। तो आकाश जी आपने ये तो बता दिया कि 1000 रुपीज़ चार्ज विजिट है और वो आपको वापस भी मिल सकते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को क्या ये बता सकते हैं कि वो कैसे एक इंजीनियर विजिट या साइट विजिट बुक कर सकते हैं? इंजीनियर विजिट बुक करने के लिए आप लूम सोलर की वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे इंजीनियर विजिट का लिंक होगा, वहाँ पर जा कर के आप डायरेक्ट इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं, या फिर जो हमारे लूम सोलर के एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, आप उनसे नंबर वहाँ पे अवेलेबल है साइट पे, उनसे कांटेक्ट करके भी आप इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच आकाश जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम तो आपको 1000 रुपीज़ नहीं देंगे, कस्टमर ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी इंजीनियर साइट विजिट। तो आपने देखा कैसे आकाश जी ने हमें डिटेल में एक्सप्लेन करा कि इंजीनियर विजिट के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप अपने एक बहुत बड़े लॉस को एक 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट समझ के रोक सकते हैं। ये 1000 रुपीज़ आपके लग नहीं रहे हैं, आपकी जेब से नहीं जा रहे हैं। यदि आपके मन में पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको एक सोलर सिस्टम चाहिए, तो ये वापस आपके पास ही आएंगे एज अ रूप ऑफ डिस्काउंट।
तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों के मन के भी डाउट निकल सके कि इंजीनियर विजिट कहाँ से बुक कराएं, कैसे बुक कराएं। और अब आपको भी ये पता चल चुका है कि इंजीनियर विजिट के अंदर होता क्या क्या है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।